अच्छा देखें, आज ना हम वैलिडेशन सीखने जा रहे हैं जॉड की हेल्प से। तो ये जो जॉड है ये वैलिडेशन के लिए है, लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जिस लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं ना, वो लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट जो है वो डेटा टाइप्स को फॉलो नहीं करती है। वो लैंग्वेज आपको पता होगा। अगर आपने बोला कि एक नेम के नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर अगर आप नंबर लिख दें तो वो अलाउ कर देता है आपको लिखना। इससे इसे देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने क्या किया, जावा स्क्रिप्ट जो है उसके डेटा टाइप के मसले को किस में सॉल्व कर दिया इन्होंने? इसको सॉल्व कर दिया इन्होंने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये वाली जो चीज़ है ना, टाइप स्क्रिप्ट में क्या है कि दो ही चीज़ें हैं। एक तो डेटा टाइप को वो स्ट्रिक्टली डेटा टाइप को जो है फोकस करती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी आपको देती है किसके अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही। मतलब टाइप स्क्रिप्ट में दो चीज़ें नई आ गई जो कि जावा स्क्रिप्ट का ही रैपर है। मतलब ये आपका जावा स्क्रिप्ट, इसके ऊपर हमने एक रैपर चढ़ा दिया। ये जावा स्क्रिप्ट है, इसके अंदर हमने रैपर चढ़ा दिया टाइप स्क्रिप्ट का। और इसके अंदर क्या है, दो चीज़ें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटा टाइप्स की सहूलत। तो ये टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज बना दी हमने। जॉड भी यही काम करता है। जॉड का काम क्या है कि वो आपके डेटा टाइप्स को भी फॉलो करता है विथ वैलिडेशन। सिर्फ डेटा टाइप नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि टाइप स्क्रिप्ट में ऐसा हो जाए कि यहां पर अगर आपने लिखा है स्ट्रिंग, इस जगह पर अगर आपने लिखा है स्ट्रिंग, तो यहां पर क्या आप नंबर लिख सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट में? नो सर। नहीं लिख नो सकते। सर। नहीं। लेकिन क्या हम टाइप स्क्रिप्ट में ऐसी कोई वैलिडेशन लगा सकते हैं कि नाम जो है उसमें आप मिनिमम एक कैरेक्टर दे सकते हैं, एक कैरेक्टर से कम नहीं दे सकते, दो कैरेक्टर से कम नहीं दे सकते? इस टाइप की कोई वैलिडेशन लगा सकते हैं हम टाइप स्क्रिप्ट में? बिल्ट इन है उसके अंदर। नो सर। नहीं ये नहीं। चीज जॉड के अंदर है। वो डेटा टाइप प्लस वैल्यू की वैलिडेशन। डेटा टाइप तो टाइप स्क्रिप्ट भी सॉल्व कर रहा था ना, डेटा टाइप प्लस आने वाली वैल्यू की वैलिडेशन, ये दोनों काम जॉड कर रहे हैं। तो आप कहीं कहीं पर सुनेंगे कुछ लोगों को बोलते हुए, कुछ यूट्यूबर्स को बोलते हुए ये भी सुनेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट से ज़्यादा अच्छा जॉड है। तो आपको समझ में नहीं आएगा, टाइप स्क्रिप्ट तो लैंग्वेज है, जॉड एक पैकेज है, तो ये कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? तो फिर आप इस तरह आपको समझ आएगा कि अच्छा टाइप स्क्रिप्ट भी तो डेटा टाइप को फोकस कर रही है। और अगर डेटा टाइप के साथ आप वैल्यू के ऊपर भी पकड़ ला सकें, वैलिडेशन कर सकें मिनिमम वैल्यू कितनी होगी क्या होगी, तो वो चीज जॉड है। मतलब टाइप स्क्रिप्ट के भी एक लेवल आगे जाकर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जॉड को देखते हैं। ये तो हो गई छोटी सी इंट्रोडक्शन। जॉड के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं ये है क्या। देखें, टाइप स्क्रिप्ट फर्स्ट स्कीमा वैलिडेशन विद स्टैटिक टाइप इंटरफेस। हम जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन ये बनी टाइप स्क्रिप्ट के लिए ही है। ये कहते हैं, ये क्लेम टाइप स्क्रिप्ट से ये अस्सलाम वालेकुम सर। क्या करते हैं, ये मुकाबला नहीं करते टाइप स्क्रिप्ट से। वालेकुम सलाम। ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर की भी एक लेवल आगे जाके ना उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कैसे? वैल्यू के ऊपर वैलिडेशन वो टाइप स्क्रिप्ट थोड़ी देता है आपको। तो आप जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप पे फोकस नहीं होता, वो आप टाइप स्क्रिप्ट से करते थे, इसीलिए सीखा था हमने टाइप स्क्रिप्ट को भी। और टाइप स्क्रिप्ट के उस वेरिएबल में आने वाली वैल्यू के ऊपर वैलिडेशन नहीं होती, तो उसके लिए हम जॉड को यूज कर लेते हैं। तो हम अभी क्या करने जा रहे हैं, हम अभी
डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट में जॉड को लगाने जा रहे हैं, ताकि डाटा टाइप और वैल्यू की वैलिडेशन दोनों एक साथ हम कर सकें। सर, तो कल हम। अच्छा, इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि Zord is a TypeScript first validation library. Using Zord, you can define a schema you can use to validate data from a simple string to a complex nested object. ठीक है, डेफिनेशन अगर आपको समझ में नहीं आई तो इसमें काम की बात यह है कि स्कीमा बनाते हैं और स्कीमा के बिहाफ पे वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, हम एक न्यू फोल्डर लेते हैं जॉड को समझने के लिए। एक न्यू फोल्डर लेते हैं, इसका नाम मैं रखता हूँ जॉड टेस्ट, और इसे वीएस कोड में ओपन करता हूँ मैं। अच्छा, कुछ इनिशियल सेटअप कर लेते हैं इसमें, जैसे कि हम एन पी एम इन इट माइनस वाई कर लेते हैं ताकि पैकेज डॉट जेसन बन जाए। और पैकेज डॉट जेसन बन चुका है। अब आप इसमें एक पैकेज इंस्टॉल करें, एन पी एम आई जॉड, एन पी एम आई जॉड। ये कैसे पता चला कि इस तरह इंस्टॉल करने से? ये इनकी वेबसाइट में लिखा है कि इस तरह आपको इंस्टॉल करना है। ये रहा npm इंस्टॉल जॉड, इंस्टॉलेशन में आएंगे ना तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो मैंने अभी जॉड को इंस्टॉल कर लिया है। आते हैं वीएस कोड में। अब यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बना ली है मैंने। और उनका कोड जो है ना, वो कॉपी करके यहाँ लेकर आ जाता हूँ मैं। स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। आपने रिक्वायर्ड से मंगवाना है जॉड को, तो यहाँ पर आप कर लें क्या कि कॉन्स्ट जेड और रिक्वायर। अच्छा हाँ, वो हमने वो भी नहीं किया ना। ये पता है सजेशन क्यों नहीं दे रहे? ये इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपने दो पैकेजेस और भी इंस्टॉल करने होते हैं सजेशन वाले। npm इंस्टॉल एट द रेट टाइप्स फॉरवर्ड स्लैश नोड। ठीक है, अभी एक्सप्रेस का मैं यूज़ कर नहीं रहा। अभी मैं सिंपल आपको एग्जाम्पल के लिए ये फाइल यहीं से दिखाऊंगा। फिर हम चलेंगे अपनी बुक एपीआई वाले उसमें। तो सजेशन भी अब ये देगा। ठीक है, इस कोड को समझते हैं। भाई ये कह रहा है कि अगर आपको, चलें इसको मिटा देता हूँ। हम समझते हैं कि एक वेरिएबल है माय नेम का। माय नेम का एक क्या है, वेरिएबल है। और इसके अंदर मैं इसको अभी फिलहाल बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ, लेट करके मैंने बना दिया। इसके अंदर मैंने क्या वैल्यू दी है, ताहा की वैल्यू दिया। और इससे मैं कर रहा हूँ console डॉट लॉग माय नेम को। अब माय नेम को मैं 1 2 3 4 पर सेट करके दोबारा से console डॉट लॉग कर रहा हूँ। पहला वाला console मुझे ताहा दिखाएगा, दूसरा console मुझे क्या दिखाएगा, 1 2 3 4। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस। आप मुझे बताएं क्या माय नेम के वेरिएबल में 1 2 3 4 लिखना सही है? नहीं नो सर। सर। नहीं सर। कैसे इसको जावा स्क्रिप्ट में हम वैलिड, जी जी वो है। आपको ये बात समझ आ गई कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर तो डाटा टाइप की वैलिडेशन कर ही नहीं सकते। दो मसले यहाँ पर मुझे समझ में आ रहे, क्या लिख कर रख लेता हूँ। एक मसला है डाटा टाइप्स, ये भी हम नहीं कर सकते इसके अंदर वैलिडेट। और
हम क्या नहीं कर सकते, वैल्यू वैलिडेशन। वैल्यू वैलिडेशन के मतलब पता ही क्या है, कि मैं ये नहीं बोल सकता कि माय नेम के अंदर मिनिमम 3 कैरेक्टर से ज्यादा ही लिखना जब भी लिखोगे। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ टी लिख दूं, क्या किसी का नाम सिंगल कैरेक्टर का हो सकता है? लेकिन वो मुझे मना नहीं करेगा। अगर मैं नहीं। इसको भी देखूं ना, अगर मैं इसको भी देखूं, तो वो मुझे टी दिखा देगा। ये देखें, माय नेम क्या है, टी है सिर्फ। तो ना तो वैल्यू के ऊपर वैलिडेशन हो रही है, ना डेटा टाइप्स के ऊपर वैलिडेशन हो रही है। वो हमने यहाँ से देखा कि वो आप नंबर भी लिख पा रहे हैं इसके अंदर। इस मसले को सॉल्व करने के लिए हम जॉड का यूज करेंगे। अब इनकी एग्जाम्पल को देखते हैं, और अपने वाले एग्जाम्पल से उसको हम देखेंगे चेंज करके, ठीक है। तो माय नेम कंसोल भी मैं मिटा रहा हूँ, ये मेरा वेरिएबल है। ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में इनपुट लिया है, ठीक है। हमने इनपुट लिया एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में, तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि भाई ये माय नेम जो है ना, वो एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आता है नेम, और जो नेम की वैल्यू है वो था है। और इससे मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो माय नेम, या माय नेम ऑब्जेक्ट, इसका एक नाम रख देता हूँ मैं, माय नेम ऑब्जेक्ट। इसके अंदर नेम है, और नेम के अंदर था है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अभी आप मुझे बताएं, क्या मैं इस ताहा को चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? नहीं कर सकते सर। नहीं। ताहा को चेंज कर सकता हूँ मैं। क्यों नहीं कर सकता, देखें ना। माय नेम सर कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, है ना। कॉन्स तो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर की वैल्यू को थोड़ी कॉन्स इफेक्ट करते हैं। अंदर की वैल्यू तो फ्लेक्सिबल है। अच्छा। माय नेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम को कर दो अहमद, और फिर मुझे ये दिखाओ भी कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे दिखाओ माय नेम वाला ऑब्जेक्ट। देखते हैं अहमद होता है कि नहीं। अहमद हो गया ना। तो मतलब जी। कौन ऑब्जेक्ट के ऊपर है, उसके अंदर की वैल्यूज पर इफेक्ट नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। आप इस ऑब्जेक्ट को एरे नहीं बनाएंगे, आप इसको क्या है, अंदर की वैल्यू फ्लेक्सिबल है, बाहर के ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई कि ये बहुत सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम था है। अभी फिलहाल हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैलिडेशन करना चाहते हैं। तो वो जो वैलिडेशन है, उसके लिए मुझे इसके अंदर का जो डाटा है वो मिटाना पड़ेगा। मैं मिटा देता हूँ। अब माय नेम के ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सपेक्टेशन मेरी क्या है, कि इसके अंदर आएगा नेम, और नेम की वैल्यू होगी स्ट्रिंग। ये मेरी क्या है, एक्सपेक्टेशन है, ये मैं चाहता हूँ। अब आपको पता है ना कि मैं इसके अंदर नेम लिखकर 1 2 3 4 भी लिख सकता हूँ। मुझे अभी तो कोई नहीं रोकेगा, जावास्क्रिप्ट में तो ये चीज़ है ही नहीं रोकने वाली। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन है, इसके अंदर जो चीज़ आनी चाहिए, उसके लिए एक वैलिडेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? उसके अंदर हम एक जॉड की वैलिडेशन बनाते हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कैसे बनाएंगे। आप बनाएंगे एक स्कीमा। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप इसको, मैं आपके लिए यहां लिख कर रख देता हूं। पहले स्कीमा, स्कीमा, फिर उसके बाद पार्स, पार्स के बाद आपका ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट मतलब इसको हम रखेंगे एंगुलर ब्रैकेट में, और यहां पर लिखेंगे योर ऑब्जेक्ट। स्कीमा पार्स ऑब्जेक्ट, स्कीमा पार्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। आए जरा जॉर्ड का स्कीमा बनाते हैं पहले। ये क्या है, ये नंबर 1 है। ये है हमारा नंबर 1 स्कीमा।
चलें स्कीमा बना लेते हैं। स्कीमा बनेगा कैसे? स्कीमा ऐसे बनेगा कि आप कोई भी एक वेरिएबल बनाएं। ये कह रहा है एक वेरिएबल बना लें, ठीक है बनाते हैं। कॉन्स्ट के नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ कि नेम स्कीमा। कोई भी नाम दे सकते हैं, नेम स्कीमा नाम दे दिया मैंने। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं जो आपने इंपोर्ट कराया है जॉर्ड को, जॉर्ड डॉट ऑब्जेक्ट। अब वो जॉर्ड का जो ये जेड है ना, जो हमने जॉर्ड के पैकेज को क्या किया है, इंपोर्ट किया है, रिक्वायर किया है, तो उसके जेड को आप यूज करें। और इस जेड के अंदर क्या है, आपको बहुत कुछ मिलता है, तो आपको ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। जॉर्ड का ऑब्जेक्ट ये आपको यूज करना है, जॉर्ड ऑब्जेक्ट। अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये येलो कलर से आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, तो हमारी क्या एक निशानी है कि ये मेथड है। वैसे भी हम देख सकते हैं, इसके ऊपर माउस रखेंगे तो वो खुद ही बता देता है फंक्शन मेथड है, तो राउंड ब्रैकेट लगेगा ही, जाहिर है। अच्छा अब इसके ऊपर मैं माउस रख रहा हूँ तो ये बहुत सारी चीजें बता रहा है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा कि ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनके एग्जाम्पल के अंदर आकर देखेंगे कि इन्होंने क्या बनाया। इन्होंने बनाया एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ लिखा है। ये जो मैं ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं, ये अब देखिएगा, ये जो नीचे ऑब्जेक्ट है ना, यहां से मैं कॉपी करके यहाँ रख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए वैलिडेशन कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इसको मैं खोल रहा हूँ, और अब इसके अंदर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना यहाँ पर कि नेम स्ट्रिंग में आए, तो उसके लिए देखें यहाँ पर मैं बना रहा हूँ नेम, इसके अंदर आएगा। ये वैलिडेटर बना रहा हूँ मैं। ये क्या बना रहा हूँ, है तो स्कीमा लेकिन ये वैलिडेटर है, यही अप्लाई करेंगे नीचे वाले के ऊपर। तो नेम जो है वो आएगा, किस में आएगा, हम इसको कहेंगे जेड डॉट स्ट्रिंग। तो हमने क्या बोला कि ये जो नेम है, ये जो नेम की प्रॉपर्टी हम इस ऑब्जेक्ट में बनाएंगे, वो डाटा टाइप कौन सी होगी उसकी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगी। और फिर ये कैसे बताते हैं, फिर ये कहते हैं कि फिर आप बनाएं, इसकी टेस्टिंग कर लें। आपने कर लिया, स्कीमा बना लिया, आपका अपना ऑब्जेक्ट हो गया, अब आप इसकी टेस्टिंग करें। टेस्टिंग के लिए मैंने आपको ये याद करवाया है, स्कीमा हो गया, डन, स्कीमा तो हो गया। अब पार्स, सेकंड क्या है, पार्स। अच्छा पार्स कैसे करेंगे भाई, नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर मेरा जो स्कीमा है, नेम स्कीमा, इसके नाम को कॉपी करें। अच्छा फिर डॉट लगाने, और लिखना है क्या, पार्स। पार्स मेथड है, तो क्या लगेगा, राउंड ब्रैकेट। अब ये जो राउंड ब्रैकेट आपने लगाया है, इसके अंदर अब क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट है या ये ऑब्जेक्ट है, मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसके अंदर मैं नेम की प्रॉपर्टी लिखना चाह रहा हूँ। माय नेम माय नेम ऑब्जेक्ट। माई नेम ऑब्जेक्ट को उठा के हम इसके अंदर रख देंगे, तो तीसरी चीज भी हमने कंप्लीट कर ली। सब पार्स कैसे किया आपने, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई। पार्स तो ये खुद करेगा ना, मुझे तो सिर्फ लिखना था। मुझे पहला काम था स्कीमा बनाना, मैंने स्कीमा बनाया। मैं आपको देखें, ये मैंने स्कीमा बना लिया, पहला काम हो गया। दूसरा काम था पार्स के साथ लिखना, स्कीमा के नाम को डॉट पार्स लगाकर लिखना, ये दूसरा काम भी हो गया। और तीसरा काम था अपने ऑब्जेक्ट को उसके राउंड ब्रैकेट में बता देना कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस स्कीमा के हिसाब से वैल्यू आनी चाहिए, इसको पार्स करो। दोबारा देखें ना, ये आपका क्या है, स्कीमा। ये आपकी, ये आपका असली ऑब्जेक्ट ये है जिसके अंदर वैल्यू जो आएगी उसको आप वैलिडेट करना चाह रहे हैं। और वैलिडेट किसके हिसाब से, आपने ऊपर स्कीमा लिख दिया, स्कीमा के हिसाब से, और नीचे आपने यहाँ पे बता दिया कि देखो मेरे इस ऑब्जेक्ट को इस स्कीमा के हिसाब से पार्स कर दो। अब हम आकर नीचे कंडीशन देखेंगे, कौन रिजल्ट
और रिजल्ट को हम console डॉट लॉग करा लेते हैं। क्या कह रहा है ये जॉड? जॉड एरर एक्सपेक्टेड क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाथ और मैसेज, ये दो वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथ हमेशा आपके उस वेरिएबल के बारे में बताएगा जो इसके अंदर एक्सपेक्टेड है। तो क्या एक्सपेक्टेड है मेरे खाली ऑब्जेक्ट में? नेम के नाम की एक प्रॉपर्टी। और मैसेज में ये कंप्लेन करेगा। कंप्लेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवैलिड इनपुट, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग है, रिसीव अनडिफाइंड। आपने कुछ दिया ही नहीं, मुझे स्ट्रिंग चाहिए, तो आपका इनपुट क्या है? इनवैलिड है। मैं आपको बताऊं, आपने यही काम आप टाइप स्क्रिप्ट में करते हैं ना अगर, तो आप पता सर है। पाथ पाथ में नेम क्यों आ रहे हैं? तो हमारे हिसाब से हमने डेटा टाइप को लिखा है, लेकिन यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट में ना एक चीज होती थी, इंटरफेस। इंटरफेस का काम ये होता था कि आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें कितनी प्रॉपर्टी आएगी, पहले आप इंटरफेस में बना के बताते थे, फिर आप उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट बनाते थे। ये इंटरफेस जैसी चीज, इंटरफेस वाला काम भी कर रहा है। इंटरफेस वाला काम भी ये कर रहा है, डेटा टाइप को भी चेक कर रहा है और वैल्यू वैलिडेशन भी कर रहा है। एक एक करके तीनों चीजों को हम देखते हैं। कैसे किया है आपने? स्कीमा बनाया है, डॉट पार्ट्स के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को लिख दिया। बस ये आपको याद रखना है कि स्कीमा बनाना है, डॉट पार्ट्स के अंदर आपका ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। ठीक है, एक एक करके मैं इन तीनों को आपको दिखाता हूँ। इंटरफेस मतलब आपके आने वाले ऑब्जेक्ट में, आपके आने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टी होंगी। स्कीमा क्या कहते हैं आपसे? स्कीमा आपसे यहाँ पर ये कहते हैं कि इसके अंदर नेम की प्रॉपर्टी होना लाजमी है। ठीक है, तो हम इसके अंदर नेम अभी चला कर देखें। एरर में क्या है? एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग रिसीव अनडिफाइंड, कह रहे खाली है, कह रहे कि खाली है। तो इसको अपने वाले ऑब्जेक्ट को ओपन करता हूं मैं, और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? नेम। और नेम की वैल्यू इस स्ट्रिंग में दूंगा, ताहा। अब चला कर देखें, जवाब आया। कंप्लेन तो नहीं किया ना इसने, जवाब ही दिया ना। जी सर। जी सर। तो हमने क्या किया? इंटरफेस वाला काम कर लिया कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या, कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, वो स्कीमा में डिफाइन कर दिया। इंटरफेस वाला काम हमने ले लिया। अब टाइप वाला काम मैं आपको दिखाता हूँ, डेटा टाइप। अगर मैं इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और डाल दूं, एज की, और उसमें मैं लिख दूं जेड डॉट इंटीजर, जाहिर है मुझे अपने मेन ऑब्जेक्ट में भी ये प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी। कॉमा, एज, इसमें क्या मुझे लिखना चाहिए? नंबर। लेकिन मैं अब क्या लिखने जा रहा हूं? मैं लिखने जा रहा हूं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जैसे कि 1 लिख देता हूँ। सर इंटरफेस का क्या बताया आपने? सर। लिखकर, इसको कमेंट लिखकर हम क्या करते हैं कि समझ लेते हैं ये क्या है। ये है भाई आपका वैलिडेटर। ये है आपका वे देखिए, नाम जो मैं कह रहा हूं ना, आप उसको याद रखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं? वैलिडेशन स्कीमा। ठीक है, ये क्या है? ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है, ये आपका। और ये क्या है? ये है वैलिडेशन। ये क्या है? ये वैलिडेशन स्कीमा।
ये क्या है, वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप वैलिडेशन करना चाह रहे हैं, और इस लाइन में क्या कर रहे हैं आप, वैलिडेशन कर रहे हैं। दोबारा देखें इसको सही से, और फिर हम क्या करते हैं, डाटा टाइप की तरफ चलते हैं। अब देखें, मैंने इसको यहाँ पर बोला कि एज की प्रॉपर्टी इंटीजर में लेकर आना, और नीचे क्या लिख दिया, 1, वो भी इस स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब जो ये वैलिडेशन है, इस वैलिडेशन का एरर देखें आप, रिसीव स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड नंबर इनवैलिड इनपुट, के इनपुट गलत आए, एक्सपेक्टेड क्या था, नंबर, और रिसीव क्या हो गया मुझे, स्ट्रिंग। कौन सी प्रॉपर्टी में, वो पाथ में डिफाइन किया इसने, एज के अंदर। ये जितने अच्छे तरीके से वैलिडेशन करके सब मैसेज वैसेज लिख कर दे रहे हैं, इस हर एक वैलिडेशन के लिए मुझे इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स बनाना पड़ता। आप समझ रहे हैं आदिल भाई, आप समझ रहे हैं। जी सर, ये तो बहुत ही डाटा टाइप भी, अब डाटा टाइप को भी आपने देख लिया कि भाई डाटा टाइप के ऊपर वैलिडेशन कर रही है। इसको सही करते हैं। एज को मैं दे देता हूँ, एज को मैं दे देता हूँ 99.5। तो ये एज है, और इसको मैं, देखें मैं इससे मैंने दिया क्योंकि इसके पास ना जो पॉइंट वाले डिजिट्स होते हैं उसके लिए भी अलग से डाटा टाइप है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था, 99.5 मैंने लिखा है ना, तो वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड इंटीजर है, और यहाँ पर जो है वो नंबर आपने दे दिया। तो आप इसको क्या करें, जो सीधा नंबर है वही दे दें। मैं यहाँ पर 10 दे देता हूँ, और अब सर ट्राई करते हैं जी। आप मतलब इसमें इंटीजर भी होती है? इसमें बिल्कुल इंटीजर है। इसमें नंबर नहीं होती डेटा टाइप? देखें, इंटीजर तो हम उसमें पढ़ते थे ना। अच्छा आपने अब देखा कि ये जो है वो इंटरफेस या इस स्ट्रक्चर आपके ऑब्जेक्ट का आप डिफाइन कर देते हैं स्कीमा में, और वैसे वाला ही स्ट्रक्चर जो है वो कहता है कि ऑब्जेक्ट में बनाओ, तो इंटरफेस टाइप की चीज़ हो गई। डाटा टाइप, मैंने बोला कि नेम में स्ट्रिंग में आएगी इसकी वैल्यू, तो वो स्ट्रिंग को देखता है। एज की वैल्यू इंटीजर होगी तो वो इसको देखता है। अभी फिलहाल मैं 10.5 की जगह 10 लिखूंगा। तो अब इसकी एक कमाल की चीज ये लगती है मुझे कि आप इस स्कीमा के अंदर, जो स्ट्रिंग का राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर आप लिखें मैसेज, और मैसेज को आप लिखें कि ये डाटा टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह, अब यहाँ पर मुझे गलती करनी पड़ेगी ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 80 लिख देता हूँ, ठीक है। और देखें, अब मैसेज चेंज हुआ, मेरा अपना कस्टम मैसेज दे पा रहा हूँ मैं। नेम के ऊपर अगर डाटा टाइप में कोई गड़बड़ हुई तो ये मैसेज आएगा। कितना आसान है। इस स्ट्रिंग के राउंड ब्रैकेट के अंदर अगर इस स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई गलती हुई तो इसका मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इसके मैसेज को भी हमने देख लिया। तो डाटा टाइप इंटरफेस को देखा। वैल्यू वैलिडेशन देखते हैं। वैल्यू वैलिडेशन जो है वो ऐसे है कि मिनिमम डॉट मिनिमम मिन के नाम का एक मेथड है इनका, और मिनिमम अगर मैं इसमें लिख दूं ना 4, और यहां पर आकर मुझे नेम को तो स्ट्रिंग देना है ताहा, इसको चला के ताहा के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर हैं। जवाब आ गया। अगर मैं इसका एक कैरेक्टर यहां से मिटा दूं, तो उससे पहले अगर आप जॉड की वैल्यू वैलिडेशन नहीं करते तो इससे पहले ये भी एक्सेप्ट हो जाता। लेकिन अब आपको एरर आ रहा है कि टू स्मॉल, नेम जो है टू इज एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग टू हैव कम से कम 4 के बराबर या 4 से ज्यादा कैरेक्टर होने चाहिए आपके इस नेम की प्रॉपर्टी में।
अब देख पा रहे हैं वैलिडेशन की लिमिट, देख रहे हैं इसकी कि आप क्या क्या कर पा रहे हैं। इसके ऊपर आप मैसेज भी दे पाएंगे, आप ना इसके ऊपर मैसेज भी दे पाएंगे, जहां पर आप लिख दें कि कम से कम 4। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये देखें, नेम के अंदर जो मैंने किया कम से कम 4 लिखा रहे, मेरा कस्टम जी, मैसेज। अगर हम नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट मैसेज यूज करेगा। वो बाय डिफॉल्ट मैसेज यूज करेगा। हाँ, तो जबरदस्त है। आपने क्या किया, तो आपने सर फिर हम जो क्यूरी बनाते थे। ईमेल के ऊपर, आप इसके अंदर ईमेल वाला सबसे अच्छा दिखेंगे। देखें, अगर आप यहाँ पर लिखें ना, ईमेल की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर आएगी, और उसको डाटा टाइप आप बताते हैं Z.email है ये। तो ये वाली जो चीज़ है ना, आप देखें कि ये किस तरीके से हैंडलिंग कर रहा है। पहले तो ऊपर ताहा पूरा लिख देता हूँ मैं, वरना ये मुझे एरर देगा। ईमेल की प्रॉपर्टी, उसके अंदर अब हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, हाँ एग्जाम। और चेक करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि पाथ में ईमेल को ये आइडेंटिफाई करके ये कह रहा है कि भाई इनवैलिड ईमेल एड्रेस। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, मैं आपको फिर देता हूँ सही से ईमेल। यहाँ पर क्या है, ताहा @gmail। ठीक है, अब .com नहीं लगा रहा मैं। ये फिर भी कंप्लेन कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसके ऊपर रिजिक्स अप्लाई हुआ हुआ है, ये पूरा पैटर्न है इसका। ये रिजिक्स जो है ना, वो आपको जाने नहीं देगा ऐसे। तो आप इसमें फिर लिखेंगे .com। क्या मैं डॉट लगाकर से रोक सकता हूँ? नहीं, नहीं सर। कॉम पूरा लिखना पड़ेगा। अब ईमेल के ऊपर इतनी अच्छी वैलिडेशन करने जाऊँ ना मैं इफ एल्स से, तो बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पर मैंने सिर्फ Z.email लिख दिया। मैं समझा सकूं आपको, उम्मीद तो यही है कि मैं समझा सकूंगा। देखें, ये हम आ गए अपने बुक स्टोर एपीआई में। और बुक स्टोर एपीआई जो है वो अभी बंद है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। नोड हाइफन हाइफन वॉच index.js। सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब हम डॉकर स्टार्ट करते हैं। डॉकर कंपोज अप -d। और मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ npx drizzle kit। पुश कर लेते हैं पहले। नो चेंजेस डिटेक्टेड, ठीक है। फिर हम स्टूडियो को ओपन करते हैं। स्टूडियो के लिंक से मैं अपने डेटाबेस के टेबल को देख पाऊंगा। और ये भी देखते हैं कि इसके अंदर क्या हमने पहले से कुछ डाटा बना कर रखा है, ये भी देखते हैं। ऑथर है बिलाल के नाम से, और बुक में डाटा नहीं है, तो बिलाल को भी हम क्यों ही रखें, है ना, इसको भी डिलीट ही कर देते हैं। अब ना तो मेरे पास कोई ऑथर है, ना मेरे पास उससे रिलेटेड कोई बुक है। ठीक है, टेबल बिल्कुल एम्प्टी है। सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने बुक वाले कंट्रोलर में, क्योंकि एपीआई के जो भी फंक्शंस हैं एपीआई की, वो यहाँ पर हम रखते हैं। तो एक एक करके गेट वाले को देखते हैं, यहाँ पर वैलिडेशन ढूंढते हैं। डाटा, अच्छा हमारा मेन फोकस क्या होगा? हमारा मेन फोकस होगा हमारे क्लाइंट से जो डाटा आ रहा है
उसके ऊपर वैलिडेशन करना। अब वो पहले तो क्लाइंट को क्या करते हैं, चलाते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन के अंदर एक रिक्वेस्ट लेते हैं और गेट के मेथड से मुझे क्या करना है, लोकल होस्ट को चलाकर मुझे देखना चाहिए बेस यूआरएल। ठीक है, इससे सेंड करता हूँ मैं। ये मुझे जवाब में देगा कि आप एपीआई ऑर्थर बुक जो है इसे देख सकते हैं। तो मैं इसे कॉपी करना चाह रहा हूँ। मैं इसे कॉपी करता हूँ और फॉरवर्ड स्लैश के बाद मैं यहाँ पर इसे ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, एपीआई वर्जन 1 बुक। ठीक है, मैं इससे कॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि डेटाबेस में बुक है नहीं। तो यहाँ पर मुझे एम्प्टी एरे रिजल्ट के तौर पर इससे मुझे दिखा दिया। ठीक है, अब मेरा क्लाइंट डाटा भेजता है, कभी कभी बॉडी में रॉ जेसन की फॉर्म में मुझे डाटा भेजता है ऐसे। कभी डाटा मुझे पैरम्स में ऊपर की तरफ क्वेश्चन मार्क लगाकर इस तरह डाटा भेजता है। और कभी एंड पॉइंट की सूरत में इस तरह भी डाटा मुझे भेजा जाता है। यहाँ पर भी कुछ लिखकर भेज सकते हैं, जैसे अक्सर हम आईडी लिखकर भेजते हैं। तो तीन तीन तरीके हैं डाटा को भेजने के। एक तरीका है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक तरीका है आपका, आपकी बॉडी, जिसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। और एक है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। और एक है रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। ये तीन वो तरीके हैं जिससे हम क्लाइंट के आने वाले डाटा को अपने फंक्शन के अंदर रिसीव करते हैं। या तो डाटा बॉडी से आएगा, या पैरम से आएगा, या क्यूरी से आएगा। आने वाले डाटा को ही तो हमें पकड़ना है और उसे वैलिडेट करना है। क्या आपकी यहाँ तक बात समझ आ रही है कि हम क्या करने जा रहे हैं आगे? क्लाइंट जो हमें डाटा देगा, उस डाटा को हमें वैलिडेट करना है। और वो इन तीन के अलावा तो डाटा हमें रिसीव होता भी नहीं है ना। या तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डाटा हम गेट करेंगे, या रिक्वेस्ट डॉट पैरम से, या रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी से। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या गेट, ये जो मेरा, मैं अभी अपने बुक के कंट्रोलर में हूँ। कंट्रोलर में हम एपीआई के फंक्शंस रखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको यहाँ पर डाटा आती हुई कोई ऐसी लाइन नज़र आ रही है जिसमें डाटा हम ले रहे हो क्लाइंट से? बताएं। सर ये है ना रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। क्यूरी 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 जो है वो तो क्लाइंट्स। रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, बिल्कुल। क्या आपने नीचे चेक किया इसे? क्या आपने नीचे इसे चेक किया? चेक वैलिडेशन क्या हमने किया है कि ये आए तब क्या हो और हाँ ना आए, सर। ना आए तब क्या हो? ये तो हम यहाँ पर कह रहे हैं इफ कंडीशन में कि अगर सर्च मौजूद है। हमने ऐसा तो कुछ नहीं लिखा कि अगर ये ना हो तो ये एरर दे देना। तो मतलब वैलिडेशन यहाँ पर नहीं हुई है, यहाँ पर भी नहीं हुई है। तो ये एक पूरा का पूरा कैसा कोड लिखा हुआ है कि ये तीनों ऑप्शनल है। आए तब भी ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है। ऑप्शनल हम इसे ट्रीट कर रहे हैं। कैसे ट्रीट कर रहे हैं हम इसे? ऑप्शनल ट्रीट कर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि आप वैलिडेशन कर दें इसके ऊपर, और उसमें भी ये बता दें कि भाई ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस आने वाले डाटा को, जो कि आपके कंट्रोलर की पहली पहली लाइन है आपके फंक्शन की, इसको जॉड से वैलिडेट करते हैं। और वैलिडेशन करने का तरीका क्या है, मैं आपको यहाँ पर दोबारा लिखकर दिखा देता हूँ ताकि हम इसको ही देखेंगे और इससे ही हम काम करेंगे। इसका नाम क्या है? स्कीमा
डॉट पार्स ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट से ज्यादा बेहतर ये होगा कि मैं लिखूं कमिंग डाटा। अब ये कहाँ से आ रहे हैं? क्लाइंट से आ रहे हैं। कमिंग डाटा, इसको मैंने स्कीमा के हिसाब से रखकर चेक किया, ये याद रखना है, मैं इसके ही ऊपर हमें सारा काम करना है। अच्छा भाई, तो डाटा तो आ रहे हैं, आपको भी पता है डाटा तो आ ही रहा होगा, जाहिर है। आप क्लाइंट से भेजेंगे, वो डाटा यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो भी आपकी एपीआई होती है, अगर हम उसके ऊपर एक मिडलवेयर सेट कर दें, तो पहले रिक्वेस्ट मिडलवेयर पर जाती है, फिर मेरे एपीआई पर आती है? ऐसा होता है या नहीं होता है? जी सर, ऐसा ही होता है। हम मिडलवेयर से पकड़ेंगे ऐसा। इसको कैसे पकड़ेंगे हम? मिडलवेयर से पकड़ेंगे। देखें, ये है मेरी एपीआई, ये है मेरी एपीआई, और इस एपीआई में मेरा जो क्लाइंट है वो डायरेक्ट डाटा भेज रहा है। मैं यहाँ पर एक लगाऊंगा वॉल, ये है मिडलवेयर। अब ये जो मिडलवेयर है, ये पहले डाटा रिसीव करेगा, उसके बाद फिर ये आगे भेजेगा। अगर कोई गड़बड़ है तो ये यहीं से डाटा को रोक कर वापस क्लाइंट को कोई जवाब दे सकता है। तो क्लाइंट जो एपीआई के पास क्या चीज़ें होती हैं? रिक्वेस्ट का पैरामीटर, रिस्पॉन्स का पैरामीटर। ये दो पैरामीटर देख रहे हैं आप, आपके फंक्शन में है ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के पैरामीटर। ये दोनों पैरामीटर में जो भी वैल्यू आती है, एज इट इज वैल्यू आपके मिडलवेयर के अंदर भी रिसीव होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। जो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू आपको यहाँ पर भी मिलेगी। तो तभी तो हम मिडलवेयर में उन चीज़ों को रिसीव करते हैं, चेक करते हैं, और अगर वो चीज़ सही नहीं है तो वापस मिडलवेयर से ही वापस भेज देते हैं। और अगर सही है तो फिर मिडलवेयर को कहते हैं आगे एपीआई की तरफ भेज दो। तो हम अपने क्या, किसको यूज करने वाले हैं? मिडलवेयर को यूज करने वाले हैं। तो कंट्रोलर जो है हमारा, ठीक है, कंट्रोलर के बाद हम आते हैं अपने मिडलवेयर के अंदर, और मिडलवेयर के अंदर हम बनाएंगे एक फाइल। अच्छा, ज़्यादा बेहतर अगर मैं आपको समझा पाऊँ, ताकि आप जो है वो वैसे तो हम कोड करेंगे तो आपको ये पैटर्न याद हो जाएगा कि कौन पहले कहाँ जाना है फिर कहाँ जाना है। अभी फ़िलहाल हम कंट्रोलर में थे। मैं चाहता हूँ कि कंट्रोलर के अंदर रखा जाता है फंक्शन। कौन से फंक्शन है ये? एपीआईज के फंक्शन है। तो एपीआई को ढूंढते हैं पहले। एपीआई कहाँ पर है? राउट के अंदर होती है। राउट के फोल्डर के अंदर आप आए, बुक राउट, ये है आपकी एपीआई। इसको बंद करते हैं। ये एपीआई यही है ना, गेट वाली एपीआई, क्रिएट वाली एपीआई, अपडेट वाली, आपको याद होगा ना। राउटर से हमने राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट जी सर। पोस्ट। जी जी। जी अब सर। गेट वाले को ना यहाँ पर इस जगह पर मैंने आपको बताया था कि मिडलवेयर आता है इस जगह पर बीच में। पहला क्या होता है आपका, आपके यूआरएल। अच्छा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मिडलवेयर लिखना है। पहली चीज़ क्या होती है? यूआरएल। और दूसरे जो सेकंड वाले में हम देते थे फंक्शन, लेकिन इन दोनों के बीच में हम मिडलवेयर के फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यही करने जा रहे हैं अभी। अभी फ़िलहाल मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपने राउट के अंदर जो गेट वाला राउट है उसके अंदर इसके बीच में मैं एक मिडलवेयर फंक्शन डालने जा रहा हूँ। तो इसका नाम मैं ऐसा रखूंगा ताकि हमें याद रहे कि ये क्या है। तो ये है गेट बुक वैलिडेट मिडलवेयर, ये इसका नाम है, गेट बुक वैलिडेट मिडलवेयर, इस फंक्शन का नाम है ये। अच्छा, ये है मिडलवेयर का फंक्शन।
तो इसको हम बनाएंगे मिडलवेयर के अंदर। अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ? अभी मैं राउट में हूँ। इसके नाम को कॉपी किया, मिडलवेयर के फोल्डर में आए। अच्छा, मिडलवेयर के फोल्डर में आपको यहाँ पर एक फाइल बनानी है। उस फाइल का नाम आप क्या रखेंगे? राइट क्लिक करके एक फाइल बनाएंगे, और इसके फाइल का नाम आप देखें क्या रख रहा हूं मैं। बुक डॉट वैलिडेशन डॉट मिडलवेयर डॉट जेएस। बुक की वैलिडेशन के मिडलवेयर की फाइल है ये। अच्छा ठीक है। और पहले हम रखेंगे कंट्रोलर को, फिर हम यहाँ पर लेकर आते हैं राउट को, फिर यहाँ पर हम रखेंगे अपने इसको मिडलवेयर वाली फाइल को। अच्छा, राउट जो है उसके अंदर मैंने एक फंक्शन का नाम लिखा है, और ये फंक्शन उस जो एम्प्टी फाइल है यहाँ से आएगा। तो मैं इस नाम को करता हूँ कॉपी, और इस एम्प्टी फाइल के अंदर जो फाइल मैंने मिडलवेयर के फोल्डर के अंदर बनाई है, बुक डॉट वैलिडेशन डॉट मिडलवेयर डॉट जेएस, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर लाकर पेस्ट। और रिकॉर्डिंग देखने वालों के लिए, क्योंकि वो कंफ्यूज ना हो कि हम कब कौन सी फाइल के अंदर मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पर उनके लिए इसकी कॉपी रिलेटिव पाथ को करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं लाकर इसके पाथ को डिफाइन कर देता हूँ, ताकि वो स्क्रीन को रोक कर देख पाए। अगर उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी फाइल में अभी इस वक्त हूँ, तो वो इससे देख पाएंगे कि मैं मिडलवेयर के फोल्डर में इस फाइल के अंदर अभी मौजूद हूँ। ठीक है। तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को बनाया तो नहीं हमने, लेकिन राउट के अंदर लिख पहले दिया। गेट के एपीआई के ऊपर हमने मिडलवेयर के इस फंक्शन को लिख दिया। अच्छा, अब इसको बना भी लेते हैं। बना ले। जी सर। जी सर बिल्कुल। तो हम इसे ऐसे बनाएंगे कि पहले तो आप इसको कर दें एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स डॉट, और इसके नाम को आपने एक्सपोर्ट कर दिया इस फंक्शन को। और एक फंक्शन है ये मिडलवेयर का, हमें आता है मिडलवेयर का फंक्शन बनाना। उसमें भी वही सब कुछ होता है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। और मैं इसे ओपन करूंगा। यहाँ पर मुझे क्या काम करना है? मुझे याद करना है डेटा एक मैं ले रहा हूँ क्लाइंट से, और मैं जो क्लाइंट से डाटा ले रहा हूँ, वो डाटा लेने वाले कोड को जरा देखें। मैं अभी कौन सी फाइल में हूँ? कंट्रोलर की फाइल में, बुक कंट्रोलर में। ये एक कोड है जिसके अंदर डाटा भेज रहा है, कभी सर्च, कभी बुक आईडी, कभी ऑर्थर आईडी, कभी सर्च, कभी बुक आईडी, और कभी ऑर्थर आईडी। तो ये डाटा आ रहे हैं। मुझे याद कैसे रहेगा क्या आ रहा है? मैं इस लाइन को करता हूँ कॉपी, और अपनी इस फाइल में आकर कर लेता हूँ पेस्ट, कमेंट करके, ताकि याद रहे कि ये डाटा है, इसके ऊपर काम करना है मुझे अभी। अच्छा, तो सर्च जो है और आईडी जो है और ऑर्थर आईडी, ये मुझे रिसीव कहाँ से हो रही है ये चीज़ें? रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। क्यूरी से। और मेरा ये वाला जो पैटर्न है जो मैंने अभी सीखा है, स्कीमा पार्स कमिंग डाटा, इसको मैं करता हूँ कॉपी, लाकर यहाँ पर आपके सामने रख देता हूँ। स्कीमा पार्स कमिंग डाटा, कमिंग डाटा जो है इसको मिटाकर हम लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। पार्स तो पार्स के जैसा ही रहता है, स्कीमा कहाँ है? स्कीमा नहीं है।
स्कीमा बनाना पड़ेगा। आए स्कीमा बनाते हैं। तो क्या करूं, स्कीमा को यहां पर बना दूं या अलग से फोल्डर में बना दूं, ताकि हम ऑर्गेनाइज करते हुए पहले से ही काम को ऑर्गेनाइज करते हुए चलें। यहां पर भी बना सर सर सकते एमबीसी अलग से एम, अलग ले, फोल्डर में। लेकिन सर किस एमबीसी के क्या कन्वेंशन है? एमवीसी का कन्वेंशन है क्या फोल्डर बना कर रखें? सर वही करें फिर। तो हम क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं। स्कीमा का फोल्डर चाहिए हमें, वो बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, रूट के ऊपर रूट के ऊपर मैं आकर यहाँ पर एक फाइल, एक फोल्डर बनाऊंगा। पहले तो इसका नाम मैं रखूंगा वैलिडेटर। क्या नाम है इसका? वैलिडेटर्स रख देता है, क्योंकि इसके अंदर अभी बुक वाला वैलिडेटर है, उसके बाद फिर हम ऑर्थर के लिए भी बनाएंगे। वैलिडेटर्स के नाम का एक फोल्डर है, याद रखिएगा। इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं बुक डॉट वैलिडेटर स्कीमा डॉट जेएस। ये प्ले प्ले स्टोर है, ये गेमों का है ना? अब क्या है, आपको ये चीज समझ आ रही है ना, कि वैलिडेटर की इस बुक डॉट वैलिडेटर डॉट स्कीमा की फाइल में स्कीमा बनाएंगे, और ये चीज कहाँ पर है, मिडलवेयर के बुक डॉट वैलिडेटर डॉट मिडलवेयर के फंक्शन में, इस जगह पर यहाँ लाकर इसको रखेंगे। और ये मिडलवेयर वो मिडलवेयर है जो आपके एपीआई के ऊपर आने वाले डाटा को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। हम, अगर आप कहें तो एक ड्राइंग कर लेते हैं, ड्राइंग से समझ लेते हैं। देखें, ये आपका क्लाइंट है, क्लाइंट ने आपको डाटा भेजा है, वो डाटा भेज रहा है। अच्छा, डाटा वो भेजता है, तीन सूरतों में वो डाटा भेज पाते हैं। या तो वो यूज करेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का, या रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स का, या रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी का। तो जिसको भी वो यूज करे, उससे आपको डाटा वो भेज रहा है। आपको क्या करना है, आपने एक फ्लो बनाया, अभी इस वक्त आपने एक फ्लो बनाया। पहले ऐसा हो रहा था कि ये जो डाटा था, ये डायरेक्ट आपके सर्वर के ऊपर ये डाटा आप रिसीव करते थे। आपका जो सर्वर है वो ऐप डॉट यूज में देखता था कि कौन से राउट के ऊपर रिक्वेस्ट आई है, उसके कंट्रोलर के फंक्शन को चला दो। ये आपका डाटा फ्लो था। अब इस वक्त क्या हो रहा है, वही डाटा है, भेजा जा रहा है क्लाइंट की तरफ से। लेकिन वो डाटा अब आप इस वक्त कहाँ उसको चेक कर रहे हैं, सबसे पहले रोकते हैं आप उसको मिडलवेयर के अंदर। ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं ना, ये मिडलवेयर का ब्लॉक है। मिडलवेयर बीच में इसको रोक कर डाटा को उठा के ले जाते हैं अपने पास। और मिडलवेयर कहते हैं कि जॉड, इस डाटा को चेक करो, क्या ये हमारे स्कीमा के जैसा है, जो स्कीमा डिफाइन किया है डेवलपर ने, क्या ये वैसा ही है। जॉर्ड कहता है कि हाँ, ये डाटा बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम सर्वर को दे देते हैं कि सर्वर तुम अपना फ्लो कंटिन्यू रखो, ऐप डॉट यूज, फिर राउट में देखो कंट्रोलर से उसको जो भी जवाब है वो लाकर आप क्लाइंट को रिस्पॉन्स बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर जॉर्ड को ये दिखा कि जो आने वाला डाटा है वो स्कीमा के मुताबिक नहीं है, तो जॉर्ड क्या करता है, यहाँ पर एक एरो और होना चाहिए जो कि इस बात को डिफाइन करे कि जॉर्ड ये करता है कि आपके मिडलवेयर को ये बताता है कि मिडलवेयर ये डाटा उस हिसाब से नहीं है जैसे स्कीमा लिखा गया है, डेवलपर ने जो स्कीमा लिखा है ये उससे बिल्कुल भी मैच होता हुआ नहीं है। तो जॉर्ड मिडलवेयर को बताता है, और मिडलवेयर यहां से ही आपके क्लाइंट को वापस जवाब दे देता है कि भाई अपना डाटा सही करके भेजो। और
क्लाइंट को बकायदा मिडलवेयर मतलब जॉर्ड की तरफ से जो मैसेज दिया जाता है, मिडलवेयर वही मैसेज क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देता है कि ये गलती है आपके डाटा भेजने में, इसको इम्प्रूव करके भेजो। तो आपका जो डाटा है वो मिडलवेयर और जॉर्ड अगर पास करेगा तो फिर एपीआई सर्वर के पास ये डाटा पहुंचाया जाएगा, तब आपको इसका जवाब मिलेगा। तो आपको ये ड्राइंग समझ आ रही है? तो वापस आते हैं, हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे भाई कि अभी फिलहाल कंट्रोलर है, हमने देखा कंट्रोलर में डाटा रिसीव हो रहा है। तो वो कंट्रोलर जो है वो एक एपीआई का फंक्शन ही होता है, तो ये कंट्रोलर का फंक्शन ये रहा। और हम इसके बीच में डाल रहे हैं क्या? मिडलवेयर को। अब ये जो मिडलवेयर का फंक्शन है ना, इस मिडलवेयर के फंक्शन को हमने मिडलवेयर के फोल्डर में एक फाइल बनाई है, book.validation.middleware.js। और इसके अंदर वही उसका नाम कॉपी कर लेता हूं मैं, ये मैंने इसका नाम कॉपी किया और यहां पर लाकर मैं इसको कर रहा हूँ। गलत हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि ये स्कीमा की फाइल है। हम इस फाइल को जरा रखते हैं लेफ्ट साइड पर, और ये है मेरी मिडलवेयर की फाइल। और मैंने तभी तो यहाँ पर वो रिलेटिव पाथ को लगाया है, ताकि मैं ऊपर से देखूं मैं सही फाइल में हूँ भी कि नहीं हूँ। चार चार फाइलों में काम कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं ऊपर से देख लूंगा। ये मैं मिडलवेयर के फोल्डर में बुक डॉट वैलिडेशन की फाइल के अंदर हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर इस नाम से ये मैंने फंक्शन बना लिया। अब ये जो फंक्शन है, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। तो इसके पास भी है, मतलब अगर मैं इस फाइल को अनकमेंट करूँ ना, तो इसके पास भी सर्च आईडी और ये रिसीव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमने एपीआई के अंदर इस फंक्शन को डाल दिया, तो ये रिसीव कर सकता है ना? ये भी रिसीव कर सकता है। तो ये तो है हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। जो चीज नहीं है वो है स्कीमा। स्कीमा के लिए मैंने एक वैलिडेटर के नाम का फोल्डर बनाया है, और उसके अंदर एक फाइल बनाई है book.validator.schema.js। इसके कॉपी रिलेटिव पाथ को कॉपी करते हैं, सही से कॉपी रिलेटिव पाथ को दोबारा से कॉपी करके इसकी फाइल के पहले लाइन में ये लिख देते हैं, ताकि हमें पता हो कि भाई हम कहाँ पर हैं अभी। ठीक है, ये फाइल है खाली। यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा वो स्कीमा जो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो बनाए स्कीमा। जी सर। जी सर। तो आ जाएं, स्कीमा बना लेते हैं। स्कीमा को मैं पहले यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर करके चलूंगा, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि जाहिर है ये तीन चार फाइलें हैं और नाम भी नए नए आप देख रहे हैं। तो गेट, इसका नाम मैं रखूंगा वैलिडेटर स्कीमा। गेट के ऊपर जो मैं काम कर रहा हूँ ये उसका स्कीमा बना रहा हूँ। और दूसरी चीज ये कि मैं अभी इस वक्त सर्च ऑथर आईडी और बुक आईडी, ऑथर आईडी और बुक आईडी जो कि मुझे रिसीव हो रही है कहाँ से, जो कि मैं रिसीव कर रहा हूँ अपने रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी से। क्या सही में रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी से रिसीव कर रहा हूँ मैं? अपने कंट्रोलर के अंदर आकर मैं देखूंगा, हाँ ये मैं रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी से ही रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्कीमा के अंदर मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए लिख कर रखूंगा कि भाई ये जो है ना, ये है रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। ठीक है, ये सब कमेंट है, एक मैसेज है, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग मुझे हो जाए कि मैं गेट के लिए काम कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के लिए स्कीमा बना रहा हूँ, उसके अंदर जो चीज़ आ रही है उसके लिए बना रहा हूँ स्कीमा। हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा था, वो कहता है एक वेरिएबल बनाए आप। क्या बनाए? एक वेरिएबल बनाए। तो कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम क्या रखूं? गेट वाले के ऊपर काम करें तो आप इसका रख दें गेट बुक वैलिडेटर। वेरिएबल का नाम है, सिंपल क्या है, वेरिएबल का नाम है ये। वो कहता है, अब स्कीमा बनाने जा रहा हूं मैं, तो वो कहता है कि जेड डॉट ऑब्जेक्ट। सजेशन मुझे यहाँ पर
नहीं मिल रही है, सर उसकी जेड वजह के क्या बाद है? यार जेड इंस्टॉल के नहीं बाद किया ना, आपने सॉरी स्पेस रिक्वायर नहीं किया। उसकी वजह जेड ये के बाद है, आपने उसकी वजह ये है कि जेड जॉड को हमने इंस्टॉल नहीं किया। तो अब पहला काम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं अपने टर्मिनल को, और यहाँ पर आकर इसको करते हैं npm i zod इंटर। जॉड का पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब हम जाते हैं वापस अपने फाइल में, और यहाँ पर पहला काम क्या करेंगे, कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट में z के नाम से जॉड को मंगवा लेते हैं, रिक्वायर जॉड। अब जो है, अब मैं मिटाकर दोबारा लिखूंगा ना z.object obj, तो दिखाएगा मुझे ये। तो उसने भी यही कहा था कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कीमा ऑब्जेक्ट, तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे करके लिखेंगे z.object। अच्छा, इसके अंदर अब वो ऑब्जेक्ट बताऊं, वो ऑब्जेक्ट बताऊं जो स्कीमा है, किसका स्कीमा है, किसका स्कीमा है, मिडलवेयर के अंदर मैंने लिख कर रखा है रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर जो चीज आ रही है वो एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ रही है ना, सर्च, बुक आईडी, ऑथर आईडी, ऑब्जेक्ट की शक्ल में ही आप भेजते हैं। हो सकता है आपको ये बात समझ नहीं आई हो, यहाँ पोस्टमैन में आकर समझाता हूँ मैं। आप जब भेजते हैं यहाँ पर बॉडी लिखते हैं, सॉरी क्यूरी, क्यूरी यहाँ पर पैरम के अंदर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ना सर्च, ऐसे, फिर इसकी वैल्यू देते हैं, कोई वैल्यू देते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं ना बुक आईडी, फिर इसकी वैल्यू देते हैं। तो ये चीजें आपको एक ऑब्जेक्ट में रिसीव होती हैं। कैसे, एक ऑब्जेक्ट में इस प्रॉपर्टी के नाम पर रिसीव होती हैं, ऐसे रिसीव होती हैं, कोई वेरिएबल तो नहीं होता, ऑब्जेक्ट ही होता है ये। तो हम वहां पर वही ऑब्जेक्ट डिफाइन करने जा रहे हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, और इसके अंदर आने वाली जो चीज है उसका पहला नाम है क्या, उठाकर लाते हैं सर्च। अच्छा, आप भी मेरी तरह फाइलों को सेट कर लेंगे ना तो आपको बड़ी आसानी होगी। सबसे पहली फाइल, सबसे पहली फाइल मैंने यहाँ पर क्या खोल कर रखी है, स्कीमा। दूसरी फाइल मैंने यहाँ पर क्या खोल कर रखी है, मिडलवेयर। क्यों, क्योंकि स्कीमा का काम डायरेक्ट जा रहा है मिडलवेयर में। और तीसरी फाइल है राउट, और मिडलवेयर जो है वो हम राउट के अंदर लगा रहे हैं, और ये जो है राउट, इसके अंदर जो फंक्शन है वो कंट्रोलर है। तो क्या है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह आप अगर अपनी फाइलों को खोल के रखेंगे तो आपको आसानी होगी, वरना रिकॉर्डिंग वालों को भी होगी परेशानी, वो समझ नहीं पाएंगे कि मैं कब कौन सी फाइल में हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पर लगा दिए कॉपी रिलेटिव पाथ, कि वो रोक कर देख लें कि मैं कौन सी फाइल में हूँ, लेकिन फिर भी, तो इस तरह आप ऑर्गेनाइज कर लें। तो मैं हूँ अभी अपने सेकेंड फाइल में, बुक वैलिडेशन मिडलवेयर डॉट जेएस। यहाँ मैं क्यों आया, सर इसमें सर्च क्या काम कर रहे हैं ये मिस कर गया। सर्च क्या काम कर रहा है, अच्छा मैं बता दूं। अच्छा, तो सर्च है, सर्च के नाम को कॉपी करने के लिए आया हूं मैं यहाँ पर। स्कीमा में वापस जाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि भाई एक प्रॉपर्टी है सर्च, और ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस ये है, इसकी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग। और एक और बात, कंट्रोलर के अंदर मैं आकर आपको दिखाऊं, मैं कंट्रोलर में हूं इस वक्त। यहां पर आपने सर्च को मंगवाया है, क्या मैंडेटरी है, क्या लाजिम है कि सर्च का डाटा आप क्लाइंट से भेजेंगे, या कभी कभी आप सर्च को नहीं भी भेजेंगे, आपकी मर्जी है ना, सर्च भेजेंगे तो क्यूरी उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगी, नहीं भेजेंगे तो नहीं होगी। बुक आईडी भेजेंगे तो क्यूरी उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगी, ऑर्थर आईडी भेजेंगे तो क्यूरी उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगी। तो इससे क्या समझ आया कि सर्च आप कभी भेज रहे हैं और कभी नहीं भेज रहे हैं। तो हम अपने स्कीमा में बताएंगे कि ये जो सर्च है ना, ये इसकी डाटा टाइप तो स्ट्रिंग होगी, लेकिन ये ऑप्शनल है। पहली प्रॉपर्टी सर्च के स्कीमा को मैंने लिख दिया, कॉमा लगाकर मैं आऊंगा, और यहां पर आकर फिर अपने दूसरे प्रॉपर्टी के नाम को कॉपी करने के लिए जा रहा हूं मैं, बुक आईडी
इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर बुक आईडी को लिखूंगा। मैं एक लाइन का गैप देना चाहता हूँ ताकि हम देख पाए कि लिख क्या रहे हैं। अच्छा, बुक आईडी की टाइप जो है, बुक की आईडी की जो टाइप है वो UUID है, याद है आपको? सर यू जी आई डी। सर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Z.UUID। और क्या आप हर दफा UUID भेजेंगे बुक आईडी की? मतलब हर दफा बुक आईडी भेजेंगे आप ढूंढने के लिए? नहीं, नहीं, तो वो क्या करूं? ऑप्शनल 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 बनाएंगे। ऑप्शनल। और तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है ऑर्थर आईडी। ऑर्थर ऑथराइज। आईडी को मैं कॉपी करके यहाँ लाकर रख रहा हूँ। और क्या आप हर दफा भेजेंगे इसे? और इसकी डाटा टाइप क्या है? सर ये यू यू प्राइमरी आई की डी। है ना? UUID। ये ऑप्शनल हो सकते हैं ना। तो ये एक क्या बन गया मेरा? स्कीमा तैयार हो गया। इस स्कीमा का नाम क्या है? गेट बुक वैलिडेटर। इसके नाम को कॉपी करूंगा और कॉन्स को हटाऊंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट्स डॉट करके इसके बीच का स्पेस मिटाऊंगा। ये अब मैंने एक्सपोर्ट भी कर दिया है। और मैं सेकंड फाइल, मतलब मेरी कौन सी फाइल, स्कीमा के फाइल से स्कीमा उठाकर मिडलवेयर के अंदर आ गया मैं। और यहां पर आकर ये जो स्कीमा है इसको ये नाम दे दूं। अच्छा, अब इसको जाहिर है इंपोर्ट भी करना है। तो यहां पर इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस नाम को लगाकर रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश वैलिडेटर। सबसे नीचे फोल्डर मिल गया मुझे वैलिडेटर का। इंटर फॉरवर्ड स्लैश बुक वैलिडेटर स्कीमा की फाइल से ये उठाकर लेकर आओ। अब मैं इसको अनकमेंट करूंगा तो मेरे पास ये चीज स्कीमा की फाइल से आ रही है। पार्स को पार्स की तरह ही लिखते हैं। आने वाली चीज किस में आ रही है? रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के अंदर। तो मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये आपने लिख लिया। अब पता है क्या? अब अगर आपका जो स्कीमा है वो आपके आने वाला डाटा रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, दोबारा से ड्राइंग को देखेंगे, आपके क्लाइंट से आने वाला डाटा अगर वो पहले आ रहा था डायरेक्ट, तो अब वो मिडलवेयर उसको रोक के अपने पास ले जाता है और जॉड को दे देता है। तो जॉड ने अब उसको डाटा को ले लिया है क्योंकि मिडलवेयर सेटअप आपने कर दिया, आपने जॉड को सेटअप कर दिया। अगर कोई गड़बड़ हुई तो क्या होगा? क्लाइंट को मिडलवेयर की तरफ से, जॉड की तरफ से जवाब मिल जाएगा। और अगर स्कीमा के हिसाब से आपने डाटा दिया है तो फिर क्या होगा? आपके डाटा का फ्लो वैसे ही चलेगा जैसे होता है और आपके क्लाइंट को जवाब दे दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्राई कैच लगाते हैं। ट्राई कैच इसलिए क्योंकि अगर जॉड के हिसाब से ये चीज़ नहीं होती है तो वो एक एरर समझेगा उसे, और एरर आने की वजह से हमारी एपीआई क्रैश ना कर जाए। तो ट्राई कैच एक अच्छी चीज़ होती है। हम क्या करते हैं, ट्राई कैच लगा कर इसको, सिर्फ इसको ही तो रखना है ट्राई कैच में। मैंने ट्राई कैच के अंदर रखना है सिर्फ इसको, और ये अज्यूम करना है कि सब कुछ ठीक है। तो फिर एपीआई की तरफ भेज दो। यही होता है ना, नेक्स्ट लगाकर एपीआई पर भेज देते हैं। नेक्स्ट नहीं लगाऊंगा तो मिडलवेयर पर ही वो रिक्वेस्ट रुकी रहेगी। और ये भी साथ में सोचते हैं कि अगर कोई गड़बड़ है तो ट्राई किसको दे देगा कोड उठा के? कैच को। तो हम यहाँ से ही जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर आपको कह भी रहा हूँ कि मिडलवेयर के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो क्या कर पाए, क्लाइंट को जवाब दे पाए। तो देते हैं जवाब, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस
बताएं क्या लिखूं? 200 ओ नहीं, 40। 400। 400, 200 क्या लिखूं? अच्छा, एक सेकेंड। एरर में तो इसका 200 लिखा है ना। यूजर से यूजर को 20 उससे वन सर ये तो 400 आएगा ना? गलती किसकी है? 400 गलती किसकी है पहले आप ये यूजर बताएं। यूजर क्लाइंट की गलती है, यूजर की गलती, क्लाइंट। क्लाइंट की गलती है, तो क्या होगा? क्लाइंट की गलती वाला कोड 400। और उसके बाद जेसन, जेसन के अंदर हम बताएंगे कि भाई पहले तो तुम लो एक मैसेज, मैसेज में सीधा हम बताएंगे कि वैलिडेशन फेल, वैलिडेशन फेल्ड है, ठीक है। और इसको एक प्रॉपर्टी में बता देंगे कि भाई एरर है क्या। असल में तो एरर इसमें आया ना, इस पैरामीटर में। तो हम इसको बता देंगे कि देखो ई आर, एरर्स की प्रॉपर्टी में हम इसको बता देंगे कि जो एरर है ना, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इश्यूज। इसके अंदर वो सब दिखेगा जो इससे पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो इसके अंदर इससे ही आता है, इश्यूज से आता है। तो खैर, यहाँ पर अभी हुआ ये है कि हमने एक पार्स को यूज़ किया है, अपने स्कीमा को अपने आने वाले डाटा से कंपेयर किया है, और नेक्स्ट किया है। अगर आप डाटा देते हैं तब भी ठीक है, अगर आप नहीं देते तब भी ठीक है। अगर लेकिन लेकिन अच्छी बात यह है, आपके जहन में ये बात आएगी ना कि भाई नहीं देते तब भी ठीक है, देते तब भी ठीक है, तो लगाया क्यों है? जब आप डाटा देंगे ना, तो ये डाटा स्ट्रिंग में है, ये डाटा UUID में है, ये डाटा UU हम इसमें ही गड़बड़ करके देखेंगे कि क्या ये चीज़ जो है वो हमारे हिसाब से चल भी रही है कि नहीं। तो इंपोर्ट चेक कर लेते हैं आखिरी दफ़ा। इंपोर्ट कैसे, ये देखें, मैं स्कीमा में आ गया। स्कीमा के इस के नाम को मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, बिल्कुल ठीक है। जॉर्ड को भी इंपोर्ट किया है। और जब मैं आया अपने मिडिलवेयर में, तो इस नाम को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और इसको मैंने इंपोर्ट भी किया है, ठीक है। ये इसको खुद मिल जाती है ये चीज़, और कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसको मुझे इंपोर्ट करना है। तो ये वाली फाइल भी ठीक है। राउट में आता हूँ मैं। राउट में मैंने इस वाले मिडलवेयर के फंक्शन के नाम को यूज़ किया है, और ये जो है ये मैंने इंपोर्ट नहीं किया। ऊपर आप देख रहे हैं, ये मैंने, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो ऊपर कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही है, मतलब मैंने इंपोर्ट नहीं किया। तो ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट और कर्ली ब्रैकेट में रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर क्या लिखूं, डॉट डॉट स्लैश, ये मिडलवेयर से आएगा, मिडलवेयर ये फोल्डर है मिडलवेयर का, फॉरवर्ड स्लैश बुक वैलिडेशन मिडलवेयर से आएगा ये। तो इसको मैंने कॉपी, दोबारा से सही से कॉपी किया, लेकिन क्या हमने इसे एक्सपोर्ट किया है वहां से? क्या हमने इस फंक्शन को अपने मिडलवेयर से एक्सपोर्ट किया, देख लेते हैं। बिल्कुल किया, एक्सपोर्ट। और राउट के अंदर इंपोर्ट भी कर लिया, मतलब रिक्वायर कर लिया, ठीक है। तो सेटअप हो गया। और सेटअप करके हमने क्या किया है, स्कीमा, स्कीमा के बाद मिडलवेयर, मिडलवेयर के बाद राउट के अंदर, बस। बाकी कंट्रोलर के अंदर भी हमारा फंक्शन है, लेकिन जाहिर है कि जब हमारे राउट ने, हमारे मिडलवेयर ने अलाउ किया तो फिर ये चल जाएगा, वरना मिडलवेयर से ही क्लाइंट को वापस जवाब दे दिया जाएगा कि भाई आपके डाटा में कोई गड़बड़ है। तो चलें, आए चला कर देखते हैं, पोस्टमैन पर आते हैं। यही एपीआई है गेट के मेथड के ऊपर, एपीआई वर्जन 1 बुक। ये कहता है कि जब आप बुक का डाटा मंगवाएंगे तो मैं बुक का डाटा आपको लाकर दूंगा, और अभी जो आपको डाटा मिला है वो डाटा एम्प्टी है। क्या हमारे डाटाबेस में बुक है? नहीं है। नहीं आए सर। पहले डाटा तो बनाएं। बुक से पहले ऑथर बनाना पड़ेगा। ऑथर बनाते हैं। ईमेल, इसमें लिखता हूँ मैं taha@example.com, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अहमद, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताहा, और बाकी तो सब कुछ ठीक है। सेव करते हैं, इसकी आईडी बन गई, इस आईडी को कॉपी करते हैं,
बुक के डाटा को बनाने के लिए मैं इसके टेबल में आया, ऑथर की आईडी को पहले पेस्ट कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन दिस इज अ बुक 1, और ये क्या है, इसका नाम है बुक 1। सेव करते हैं, तो एक बुक 1 का डाटा बन चुका है, एक ऑथर का डाटा भी बन चुका है। एक डाटा और बना लेते हैं क्योंकि दो बुक होना सही है। तो मैं यहाँ से ऑथर सेम ही रखूंगा, और ये है बुक 2, और जो ये आपका है, ये इसका जो टाइटल है वो है बुक 2, बाकी यूयूआईडी तो खुद ही बन जाएगी। चलें, कुछ डाटा हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे सारे बुक्स को लाकर दिखाओ, सेंड करता हूँ मैं। तो मुझे कितनी किताबें दिख रही हैं? दो। अच्छा, तो ना अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि भाई डाटा बना लिया है, डाटा देख भी लिया है, दो किताबों का डाटा मुझे मिल भी रहा है। हमने अपने इस एपीआई को फ्लेक्सिबल बनाया है। पहले ही हमने ये कहा है कि भाई क्यूरी पैरामीटर में अगर लिखकर भेजोगे सर्च को, और सर्च की वैल्यू कुछ भी रखकर, जैसे कि बुक 1 को लिखकर अगर भेजोगे, तो मैं बुक 1 का डाटा लाकर दिखाऊंगा। देखें, और बुक 2 के साथ भी ऐसा ही है। अगर बुक 2 लिखकर भेजोगे तो मैं बुक 2 का डाटा दिखा दूंगा। अब मैं इसमें करने जा रहा हूँ गड़बड़, मैं इसमें लिखूंगा, मैं इसमें जो भी लिखकर भेजूंगा ना वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रिसीव होता है वहां पर, तो मैं इसमें नंबर भेज नहीं सकता। अगर मैं नंबर भी भेजूँ ना, तो याद रखिएगा कि यूआरएल में हमेशा नंबर भी भेजें आप, तो वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में ही जाती है वो चीज़। तो अगर मैं यहाँ पर भेजूँ तो मुझे जो है ना वो इस तरह का कुछ डाटा जो है वो रिसीव होने वाला है। तो चले, वैलिडेशन तो हमने कर दी है, और वैलिडेशन अगर सही नहीं होती ना, तो मिडलवेयर हमें कभी भी एपीआई तक आने नहीं देता। लेकिन अगर वो हमें बुक का डाटा लाने दे रहे, तो इसके मतलब ये है कि वैलिडेशन हो गई है। अब हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी वैलिडेशन में थोड़ी सी चेंजिंग कर लें, अगर आप देखना चाहते हैं तो। अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए मैं इसमें चेंजिंग कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसमें सर्च में एक मिन लगा देता हूँ, और ऑप्शनल के बाद नहीं, यहाँ पर ऑप्शनल से पहले लगा देते हैं, मिन लगा देता हूँ। और मिन में मैं कह देता हूँ कि मिनिमम कितने कैरेक्टर हो, 4 कैरेक्टर मिनिमम हो सर्च के अंदर। और यहाँ वापस आते हैं, यहाँ सर्च को बोलते हैं कि भाई 3 कैरेक्टर में जाओ, ढूंढ कर लेकर आओ, या 2 कैरेक्टर में। अब मैंने 2 कैरेक्टर दिया है, तो यहाँ पर ये क्या एरर दे रहा है मुझे? वैलिडेशन फेल। ये वैलिडेशन फेल आपने कहाँ लिखा था? मिडलवेयर के अंदर। दिखाऊं? मिडलवेयर में आ गए, यहाँ पर आपने लिखा था ना ट्राई कैच के अंदर वैलिडेशन फेल, और एरर के अंदर एरर इश्यूज आपने हम्म, भेजे। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं? एरर के अंदर हमने क्या सीखा था कि पाथ को देखना है और मैसेज को देखना है। तो कह रहा है कि सर्च के प्रॉपर्टी में आपने टू स्मॉल एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, कम से कम 4 कैरेक्टर चाहिए, आपने 2 लिखकर भेज दिया। क्या वैलिडेशन हुई? जी सर। जी सर सर, हो गई। वैलिडेशन। अब ये इसको हम सही कर लेते हैं, जो हमने इसमें मेन डाले हैं ना, इस मेन को सही कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं। तो ये वैलिडेशन हमने कर दिया कि स्कीमा है, ये मिडलवेयर है, या आपके राउट में इसके बीच में डाल दिया है मिडलवेयर को। बाकी कंट्रोलर के अंदर हमने कोई चेंज ही नहीं किया, कोई कोड ही चेंज, क्योंकि इसमें वैसे भी वैलिडेशन हम कर नहीं रहे थे ना। अगर ये फेल्स होता तो उसको हम कमेंट कर देते या डिलीट कर देते। तो हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ आई कि हमने किया है क्या?